गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लाभ हानि खाते के प्रारूप में, मतलब लाभ हानि खाते में डेबिट और क्रेडिट में किन किन मदों को लिखा जाता है, ठीक है, ये देखे थे। अब उसके बाद जो है फॉर्मेट में किस तरह से उसको पुटअप करना है, ठीक है। जब लाभ हानि खाता, जब अकाउंट्स में हम लोग उसको बनाएंगे तो उसे किस तरह से अकाउंट्स में पुटअप करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास दिया हुआ है लाभ हानि खाते का प्रारूप। अब लाभ हानि क्या है, खाता, सबसे पहले ऊपर में शीर्षक लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। कौन से समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, तो जिस क्वेश्चन में जैसा दिया रहेगा वर्ष समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, उस समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बनाएंगे। देखिए इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पास जो भी डेट रहेगा मान लेते हैं 31 दिसंबर 2020, ठीक है, को समाप्त होने वाले वर्ष का। और इंग्लिश में बनाएंगे तो यहाँ पास लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2020। क्लियर है। अब देखते हैं कि अकाउंट्स में किन किन आइटम्स को डेबिट करना है और किन किन आइटम्स को क्रेडिट करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले दो पक्ष रहेगा, एक डेबिट पक्ष जिसमें विवरण और राशि रहेगा, और दूसरा पक्ष क्रेडिट रहेगा जिसमें विवरण और राशि रहेगा, ठीक है। दो पक्ष हो गए अपने पास। अब देखिए सबसे पहले हम लोग जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाए थे, व्यापार खाता जो बनाए थे, व्यापार खाता में जो भी सकल लाभ या सकल हानि आता है, ठीक है, उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो लाभ हानि खाता में ट्रांसफर करेंगे। बस क्या होगा, साइड चेंज हो जाएगा, पक्ष क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब देखिए व्यापार खाता में सकल हानि किधर आता है, क्रेडिट साइड में आता है, तो उसको लाभ हानि खाता में किधर लेकर आएंगे, डेबिट साइड में। अब देखिए व्यापार खाता में सकल लाभ किधर आता है, डेबिट साइड में, तो उसको लाभ हानि खाता में किधर लेकर आएंगे, साइड चेंज हो जाएगा, क्रेडिट में। क्लियर है। अब देखिए किन किन आइटम्स को, उसके बाद किन किन आइटम्स को डेबिट करना है। तो जितने भी अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं व्यापार से संबंधित, उनको हम लोग को क्या करना है, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लेकर आना है। अब देखिए सबसे पहले दिया है वेतन से, तो वेतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सैलरी। अब अकाउंट बना रहे हैं तो अकाउंट में डेबिट में टू शब्द का यूज किया जाता है और क्रेडिट में बाई शब्द का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे टू सैलरी, ठीक है। उसके बाद बाह्य गाड़ी भाड़ा से, तो इंग्लिश में इसको बोलेंगे कैरियज आउटवर्ड, टू कैरियज आउटवर्ड, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है विज्ञापन व्यय से, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद है चौथे नंबर पे छपाई व लेखन सामग्री व्यय से, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है। उसके बाद डाक व्यय से, टू पोस्टेज, ठीक है। उसके बाद बीमा से, टू इंश्योरेंस, किराया से, टू रेंट, बैंक व्यय से, टू बैंक चार्जेस, दर व कर से, टू रेंट एंड टैक्स, मरम्मत व्यय से, टू रिपेयर एक्सपेंसेस, वैधानिक व्यय से, टू लीगल एक्सपेंसेस, पूंजी पर ब्याज से, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट्टा से, टू डिस्काउंट, कमीशन से, टू कमीशन, यात्रा व्यय से, टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, डूबत ऋण से, टू बेड डेप्ट्स, मूल्य ह्रास से, टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब देखिए मैं आपको चार आइटम्स के बारे में बता रहा हूं जो डेबिट भी होते हैं और क्रेडिट भी होते हैं। अब देखिए आते हैं क्रेडिट साइड में, तो ब्याज को बाई इंटरेस्ट, बट्टा को बाई डिस्काउंट, कमीशन को बाई कमीशन, किराए को बाई रेंट, प्राप्त लाभांश टू रिसीव्ड डिविडेंड, ठीक है। तो देखिए अब इसमें ये चार आइटम के बारे में बता रहा था मैं, ब्याज, बट्टा, कमीशन और किराया। ये चार आइटम आपको अगर आप दे कर रहे हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं तो डेबिट में आएगा, और आपको प्राप्त हो रहा है तो आप किधर लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। ब्याज, बट्टा, कमीशन और किराया अगर आप दे रहे हैं तो उसको डेबिट में लिखेंगे लाभ हानि खाता में, और अगर आपको प्राप्त हो रहा है तो आप क्रेडिट में लिखेंगे। क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे कि लाभ हानि खाते का दोनों साइड का टोटल देखेंगे, ठीक है, किधर का टोटल ज्यादा हो रहा है, चांसेस किधर का टोटल ज्यादा होगा, क्रेडिट का, ठीक है। तो
दोनों साइड का टोटल देखेंगे, इधर का टोटल ज़्यादा होगा। मान लेते हैं सपोज क्रेडिट का टोटल ज़्यादा हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड पे लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पास बॉक्स बनाकर दोनों साइड पे लिख लेंगे। यहाँ पास योग लिखा हुआ दिख रहा है आपको, तो योग कर देंगे, दोनों साइड लिख देंगे। अब उस योग में से हम लोग क्या करेंगे, डेबिट के टोटल को माइनस करके यहां लिख देंगे शुद्ध लाभ। क्लियर है। अब मान लेते हैं कि डेबिट का टोटल ज्यादा हो रहा है, किधर का टोटल, डेबिट का टोटल ज्यादा हो रहा है, तो उसको दोनों साइड पे लिखेंगे। ठीक है, योग की जगह पर लिख देंगे दोनों साइड को, और उसमें से क्रेडिट के टोटल को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, शुद्ध हानि, नेट लॉस। ठीक है, शुद्ध हानि को इंग्लिश में नेट लॉस बोलते हैं, और शुद्ध लाभ को इंग्लिश में नेट प्रॉफिट बोलते हैं। क्लियर है। तो ये हो गया अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। अब देखिए एक क्वेश्चन जो है मैं आप लोग को बता दे रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अब देखिए आप लोग को यहां पास क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित विवरणों से श्री संजय कुमार का लाभ हानि खाता 31 मार्च 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बनाइए। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ श्री संजय कुमार फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2000। ठीक है, अब देखिए क्या क्या आइटम दिया हुआ है। तो सकल लाभ दिया हुआ है, तो आप लोग को पहले बताया हो सकल लाभ सबसे पहले कहां आता है, लाभ हानि खाते के क्रेडिट साइड में आता है। ठीक है, उसके बाद वेतन देखिए दिया हुआ है, तो वेतन क्या है, एक्सपेंसेस है, तो लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में आएगा। डाक व्यय पोस्टेज एक्सपेंसेस है, तो लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में आएगा। प्राप्त किराया, अब देखिए किराया प्राप्त हो रहा है, ये इनकम हो गया, तो ये क्या होगा, लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में आएगा। उसके बाद दे बट्टा, बट्टा दिया जा रहा है। ठीक है, आप बट्टा किसी को देंगे तो क्या होगा, आपके लिए एक्सपेंसेस है, तो क्या होगा, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में आएगा। उसके बाद सामान्य व्यय जनरल एक्सपेंसेस, क्या होगा, लाभ हानि एक्सपेंसेस से मतलब क्लियर मालूम चल रहा है कि लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में ही आएगा। उसके बाद देखिए बीमा व्यय इंश्योरेंस एक्सपेंसेस लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में आएगा। विज्ञापन व्यय एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में आएगा। उसके बाद डूबत ऋण, देखिए क्या हो रहा है कि आपने किसी को ऋण दिया था और वहां पर क्या हो रहा है, वो डूब रहा है, तो एक्सपेंसेस से लॉस है, तो क्या होगा, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में आएगा। उसके बाद ऋण पर ब्याज, आपने बैंक से ऋण लिया था, उस पर आपको ब्याज देना पड़ेगा बैंक को, तो क्या है, एक्सपेंसेस है, तो लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में आएगा। ठीक है, उसके बाद एक्सपोर्ट ड्यूटी मतलब निर्यात कर, क्या हो रहा है कि आप माल का निर्यात कर रहे हैं और उस पर क्या हो रहा है, आपको कर देना पड़ रहा है, किसको, गवर्नमेंट को, तो एक प्रकार का क्या है, एक्सपेंसेस है, तो ये क्या आएगा, डेबिट में आएगा लाभ हानि खाते के। उसके बाद है अनप्रोडक्शन एक्सपेंसेस गैर उत्पादक व्यय। ठीक है, तो ये क्या होगा, गैर उत्पादक व्यय जो है क्या है, एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस क्या होता है, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में आता है। उसके बाद है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस यात्रा व्यय, तो व्यय है मतलब लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में आएगा। उसके बाद बिक्री व्यय, देखिए सेलिंग एक्सपेंसेस नाम से क्लियर है, तो ये लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में आएगा। उसके बाद देखिए अब आ गया प्राप्त आ रहा है, रिसिप्ट्स है, तो ये क्या होगा, रिसिप्ट जो हो रहा है, कमीशन, किराया, ब्याज, ठीक है, बट्टा, जितना भी प्राप्त होता है वो लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में जाता है। ठीक है, उसके बाद है लीगल एक्सपेंसेस कानूनी व्यय, तो ये भी लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में जाएगा क्योंकि व्यय है। ठीक है, एक्सपेंसेस है। अब देखिए उसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन उसका बनाएंगे। ठीक है, किस तरह से लाभ हानि खाता बनाया जाता है, तो देखिए यहां पास मैं इंग्लिश में आप लोगों को बता रहा हूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिर्फ आप लोग को सिर्फ इतना ही लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखना जिसका आप बना रहे हैं। उसके बाद फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2000, केवल इतना ही लिखना है। ठीक है, अब देखिए जिन जिन आइटम को मैं आप लोगों को बताया था कि डेबिट में होगा, उन आइटम को डेबिट में किया गया है। देखिए वेतन खर्च है डेबिट में 12,000 रुपए, पोस्टेज एक्सपेंसेस 520 रुपए, डिस्काउंट अलाउड 450 रुपए, सामान्य व्यय 900 रुपए, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस 1100 रुपए, विज्ञापन व्यय एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 500 रुपए। ठीक है, उसके बाद बैड डेब्ट्स डेबिट 800 रुपए। ठीक है, अब देखिए उसके बाद ऋण पर ब्याज आप दे रहे हैं तो डेबिट होगा, खर्च है क्योंकि एक्सपेंसेस है। उसके बाद एक्सपोर्ट ड्यूटी 1800 रुपए, कर है, आप गवर्नमेंट को कर दे रहे हैं तो
आपके लिए क्या हो गया, खर्च हो गया, इसीलिए इन मदों को डेबिट में लिखा जाता है। उसके बाद है गैर उत्पादक व्यय, तो व्यय है, ठीक है, एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, हमेशा लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। उसके बाद है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस है, इसलिए क्या करेंगे, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखेंगे। उसके बाद है सेलिंग एक्सपेंसेस, सेल करने के लिए क्या कर रहे हैं आप, एक्सपेंसेस कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक्सपेंसेस से मतलब डेबिट पक्ष में। उसके बाद लीगल एक्सपेंसेस, मतलब एक्सपेंसेस है, ये भी डेबिट पक्ष में आएगा, ठीक है। अब क्रेडिट में किन किन मदों को लिखा जाएगा, देखिए जितने भी आय या लाभ होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। देखिए सकल लाभ जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखिए यहां पास दिया हुआ सकल लाभ, सबसे पहले हम लोग उसको क्या करेंगे, लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे, ठीक है, 97,000 रुपए। उसके बाद देखिए किराया प्राप्त हो रहा है, प्राप्त किराया, ठीक है, कितना है, 3,000 रुपए, उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिखे, सॉरी क्रेडिट साइड में लिखेंगे। उसके बाद प्राप्त कमीशन, देखिए यहां पास दिया हुआ है प्राप्त कमीशन, कितना है, 1,400 रुपए, उसको हम लोग क्या करेंगे, लाभ हानि खाते के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए टोटल करेंगे तो टोटल हम लोग को दिख रहा है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हो रहा है, किधर का टोटल ज्यादा हो रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल जो है ज्यादा हो रहा है। क्रेडिट के टोटल को दोनों साइड लिख दिए हम लोग, 1,01,400 रुपए, ठीक है। उसमें से हम लोग क्या करिए किए, डेबिट के टोटल को माइनस कर दिए, डेबिट का टोटल जितना भी आया होगा उसको माइनस करने के बाद कितना आया, 73,180 रुपए, ठीक है। किस नाम से लिखेंगे, शुद्ध लाभ के नाम से लिखेंगे। ध्यान रखिएगा जिधर का टोटल ज्यादा आता है उसको दोनों साइड पे लिखा जाता है, तो क्रेडिट का टोटल ज्यादा आया है उसको हम लोग क्या किए, दोनों साइड पे लिख दिए हैं। अब क्रेडिट के टोटल में से हम लोग क्या किए हैं, डेबिट के टोटल को माइनस कर दिए, तो क्या आ गया, शुद्ध लाभ। मतलब अब आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं थोड़ा सा मैं, कि हम लोग का जो डेबिट में जिन मदों को लिखे हैं हम लोग, वो क्या था, या तो एक्सपेंसेस था या तो लॉस था। क्रेडिट में किन मदों को लिखे हैं, या तो लाभ था या तो आय था, ठीक है। तो लाभ या आय, जो क्रेडिट का साइड है वो क्या है, लाभ या आय का है। अब लाभ और आय वाला पक्ष क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या किए, दोनों साइड पे लिखे हैं। अब आय वाले पक्ष में से हम लोग क्या किए हैं, व्यय वाला पक्ष, ठीक है, व्यय वाला पक्ष क्या कर दिए हैं, माइनस कर दिए हैं, ठीक है। तो माइनस करने पर आय में से व्यय को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, आय, ठीक है, मतलब लाभ। शुद्ध लाभ बच रहा है 73,180 रुपए, क्लियर है। अब उसके बाद देखिए हम लोग को देखना है कि तुलन पत्र। अब देखिए हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है तुलन पत्र, चिट्ठा या स्थिति विवरण। अब तुलन पत्र क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, इसको मैं आप लोग को बताऊंगा। अब देखिए तुलन पत्र बैलेंस शीट क्या होता है। देखिए इसमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि चिट्ठे को अंग्रेजी में बैलेंस शीट कहा जाता है। बैलेंस शीट दो शब्दों के मेल से बना, बैलेंस प्लस शीट। बैलेंस का आशय शेष और शीट का अर्थ है कागज का बड़ा टुकड़ा, अर्थात कागज पर बनाए गए शेषों की सूची। जो हम लोग पास बैलेंस जो है उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, सूची बना रहे हैं, ठीक है। वास्तव में अगर बोला जाए तो स्थिति विवरण व्यापारी के खातों की शेष की सूची का विवरण पत्र ही है। जो व्यापारी का जो खाता होता है उसका शेष का क्या है, सूची जो है उसी को हम लोग विवरण पत्र ही है। यह साधारणतः वर्ष के अंत में बनाया जाता है। जो बैलेंस शीट बनाया जाता है कब बनाया जाता है, तो वर्ष के अंत में बनाया जाता है। इसके द्वारा व्यापारी की समस्त आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है। व्यापारी का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, ठीक है, आर्थिक स्थिति कैसा है, उसका ज्ञान हम लोग को किससे मालूम चलता है, तो बैलेंस शीट के द्वारा मालूम चलता है, ठीक है। इसलिए इसको स्थिति विवरण भी कहा जाता है। कितनी संपत्ति है, कितना दायित्व है, इसका वर्तमान मूल्य तथा लाभ हानि खाते का ज्ञान होता है। क्लियर है। अब देखिए हम लोग जो है चिट्ठे का सिर्फ अर्थ देखे हैं, उसकी विशेषताएं दिया हुआ है यहाँ पर, उसका महत्व दिया हुआ है, तो ये सब हम लोग नहीं देखेंगे। हम लोग डायरेक्टली आएंगे कि बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाने का विधि क्या है, चिट्ठा बनाने का विधि क्या है, ये देखेंगे। तो देखिए चिट्ठा किसी व्यापार की आर्थिक स्थिति को प्रकट करने वाला एक संक्षिप्त विवरण है।
इसके तैयार करने की विधि निम्नानुसार है। अब चिट्ठे का शीर्षक सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में चिट्ठे का शीर्षक लिखेंगे, ठीक है। ऊपर में बैलेंस शीट लिखेंगे और अस ओन, तो अस ओन का मतलब ये है कि किस समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बना रहे हैं, तो अस ओन 31 दिसंबर 2020, ठीक है। जो भी वर्ष दिया रहेगा उस वर्ष को हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट, और उसके बगल में या उसके नीचे जो है जस्ट अस ओन 31 दिसंबर 2020। क्लियर है। अब देखिए उसके बाद क्या लिख रहा है, चिट्ठा वर्ष के अंतिम तिथि पर व्यापार की आर्थिक स्थिति प्रकट करता है। जो बैलेंस शीट होता है वो वर्ष ईयर के एंडिंग पर, ठीक है, वर्ष के अंतिम तिथि पर व्यापार की क्या है, आर्थिक स्थिति मतलब फाइनेंशियल स्टेटस क्या है उसको क्या करता है, प्रेजेंट करता है। इसलिए इसके शीर्षक में दिनांक के साथ समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नहीं लिखा जाता है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि इसके शीर्षक के साथ क्या है, दिनांक के साथ क्या है, समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नहीं लिखा जाता है, केवल अंतिम तिथि का उल्लेख किया जाता है। अब देखिए दूसरा क्या बोल रहा है इसमें, चिट्ठे के पक्ष क्या बोल रहा है, दूसरा जो पॉइंट है वो क्या बोल रहा है, साइड्स ऑफ बैलेंस शीट। चिट्ठे के पक्ष, चिट्ठे के दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष मतलब ये वाला पक्ष जो रहेगा, ये वाला पक्ष जो है वो क्या होगा, बायां पक्ष जिसको हम लोग लायबिलिटीज बोलते हैं, दायित्व बोलते हैं, और दायां पक्ष मतलब ये वाला पक्ष, आपके दाहिने हाथ की तरफ जो पक्ष रहेगा उसको क्या बोलेंगे, संपत्ति पक्ष बोलेंगे, ठीक है। बाएं पक्ष के पहले स्तंभ में, बाएं पक्ष कौन सा हो जाएगा आपका, ये वाला, ठीक है, बाएं हाथ की तरफ जो रहेगा। तो बाएं पक्ष के पहले स्तंभ में दायित्वों का विवरण तथा दूसरे स्तंभ में उसकी राशि लिखी जाती है, ठीक है। आपको अभी फॉर्मेट में दिखा दूंगा कैसा रहता है फॉर्मेट। इसी तरह दाएं पक्ष का मतलब आपके दाहिने हाथ की तरफ जो पक्ष रहेगा उसका पहला स्तंभ जो है संपत्तियों के विवरण का, वह दूसरा स्तंभ जो है उसकी राशि के लिए रखा जाता है। उसके बाद है तीसरा पॉइंट, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लिखी जाने वाली मदें। अब किन किन आइटम्स को दायित्व पक्ष में लिखना है, मतलब बायां पक्ष में लिखना है। अब देखते हैं, देखिए यहां पर क्या बता रहा है, दायित्व पक्ष में जितने भी दायित्व रहते हैं जैसे लेनदार, ठीक है, देय विपत्र, ऋण आपने बैंक से ऋण लिया है, बैंक अधिविकर्ष आपने बैंक से जितना अमाउंट बैंक में रखा था उससे ज्यादा आपने अमाउंट ले लिया है तो उसको बैंक अधिविकर्ष बोलते हैं। फिर पूंजी आदि व्यापार का दायित्व प्रकट करने वाले मदों को लिखा जाता है। पूंजी में शुद्ध लाभ जोड़ा जाता है। अब देखिए जो भी लाभ हानि खाता में, अभी आपको मैंने लाभ हानि खाता बताया था, ठीक है, ये लाभ हानि खाता बताया था, तो लाभ हानि खाता में अगर शुद्ध लाभ आता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पूंजी में जोड़ेंगे, ठीक है, पूंजी में जोड़ेंगे। यदि शुद्ध हानि है तो इस हानि को घटाया जाता है, ठीक है, शुद्ध लाभ को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है और शुद्ध हानि को घटाया जाता है। इसके पश्चात जो व्यापार के स्वामी हैं वो अगर व्यापार से कुछ आहरण किए हैं, पैसा निकाले हैं अपनी पर्सनल यूज के लिए, अपने निजी उपयोग के लिए, तो उसको क्या करते हैं, पूंजी में से घटाया जाता है। जिस तरह से हानि को घटाया जाता है उसी तरह से आहरण को भी घटाया जाता है। अब उसके बाद चौथा पॉइंट है, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लिखी जाने वाली मदें, आइटम्स अपेयरिंग ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब देखिए संपत्ति पक्ष में लिखी जाने वाली मुख्य मदें इस प्रकार हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, रोकड़ शेष लिखते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन में जो रोकड़ शेष दिया रहेगा उस रोकड़ शेष को लिखेंगे। उसके बाद बैंक शेष अगर क्वेश्चन में दिया हो तो वो लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में दिया होगा देनदार दिया होगा उसको लिखेंगे। उसके बाद प्राप्य विपत्र दिया होगा। ये सारे आइटम्स जो है आपको क्वेश्चन में मिलेगा। दिया गया ऋण, आप किसी को ऋण दिए है तो आपके लिए क्या होगा, संपत्ति होगा। उसके बाद स्थायी संपत्तियां जैसे उपस्कर मतलब फर्नीचर, मोटर गाड़ी, भवन, भूमि आदि जो होते हैं, स्टॉक होते हैं, ये सब क्या होते हैं, फिक्सेड एसेट्स होते हैं, स्थायी संपत्ति होते हैं। तो जितने भी संपत्ति होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, संपत्ति पक्ष में लिखेंगे। अब देखिए यहां पास लिखा है अंतिम रहतिया, तो अंतिम रहतिया को भी हम लोग क्या करते हैं, प्रारंभिक रहतिया को हम लोग बैलेंस शीट में नहीं लिखते हैं, ठीक है, केवल अंतिम रहतिया। अंतिम रहतिया क्या होता है, आपके लिए एसेट्स होगा, इसीलिए अंतिम रहतिया को हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट में संपत्ति पक्ष में लिखते हैं। उसके बाद है पांचवा पॉइंट, से और को, टू एंड बाई का प्रयोग नहीं। चिट्ठे में मदों को लिखते समय उनके साथ से मतलब टू और बाई शब्द प्रयोग में नहीं लाते हैं, क्योंकि चिट्ठा एक विवरण पत्र है, कोई खाता नहीं होता है।
ठीक है, बैलेंस शीट क्या होता है? एक विवरण पत्र होता है। ठीक है, तो टू और बाई का यूज कहां पर किया जाता है? केवल अकाउंट में किया जाता है। उसके बाद है मार्शलिंग, क्रमांकन। ठीक है, चिट्ठे में दायित्व एवं संपत्तियों को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है। यह क्रम दायित्व तथा संपत्तियों को तरलता अथवा उनके स्थायित्व को व्यक्त करता है। अब देखिए, क्रम में लिखना है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप आपके अकॉर्डिंग, मतलब गलत नहीं होना चाहिए। बस बैलेंस शीट में जैसे भी आप लायबिलिटीज कॉलम में लायबिलिटीज को पुटअप कीजिए और एसेट्स कॉलम में क्या है, एसेट्स को पुटअप कीजिए। ठीक है, उसके बाद दोनों पक्षों का योग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको क्लियर करेगा। टोटल ऑफ बोथ साइड्स, मतलब दोनों साइड का योग करना है हम लोग को। अब देखिए इसमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि संपत्तियों तथा दायित्वों को उपयुक्त रीति के अनुसार लिखने के पश्चात चिट्ठे के दोनों पक्षों की राशि स्तंभ का योग लगाया जाता है। यह योग समान होता है, अर्थात दायित्व पक्ष का योग राशि संपत्ति पक्ष के योग राशि के बराबर होती है। अब देखिए दोनों साइड का, चाहे वो लायबिलिटीज साइड का हो या एसेट साइड का हो, दोनों साइड का क्या है, टोटल एक समान होना चाहिए। जब दोनों साइड का टोटल एक समान आएगा तभी हम लोग का क्या होगा, बैलेंस शीट सही होगा। अब बैलेंस शीट सही होने का मतलब ये है कि हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी सही है और ट्रेडिंग अकाउंट भी सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं बैलेंस शीट का जो है फॉर्मेट बताऊंगा।